नमस्कार, मैं शिव संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। और आज हम लोग फिर हाजिर हैं अपने जो सेवी का एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से उस वैकेंसी की जो बेसिक डिटेल्स थी, जो ज़रूरी जानकारियाँ थी एग्ज़ाम से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड, वो सारी मैंने उसके अंदर आपके साथ शेयर की थी और वादा किया था कि अपन उसके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। और आज ये वही वीडियो है जिसके अंदर मैं जो सेबी का एग्ज़ाम है, जो 3 फेजेस के अंदर होने वाला है, कोशिश करूँगा उसके बारे में सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँ। तो डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। मैं पहले आपको कुछ रिकॉल करवाना चाहूँगा। 3 फेजेस में इसका सिलेक्शन का जो सिस्टम है वो रहेगा। पहला प्रीलिम्स समझ लीजिए, दूसरा मेंस का एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 2 और फेज़ 3 की जो फाइनल कट ऑफ है उसके आधार पे आपके सिलेक्शंस होंगे। फेज़ 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम रहेगा। जो सिलेबस है वो भी साथ में इश्यू किया गया है, तो उस पर अपन चर्चा करें किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो एग्ज़ाम है सेबी का, जितना मेरी जानकारी में, जितने स्टूडेंट नॉलेज में है, जितने साथी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, नॉर्मली एक एग्ज़ाम के लिए जितना क्रेज़ होता है वो क्रेज़ नहीं है। रीज़न उसका आप कुछ भी समझ लीजिए, ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लंबे 3 चरणों के अंदर होने वाला है, तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इतना लंबा समय, इतनी लंबी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करना। तो ऐसे में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सिंसियरली इसके लिए सोचते हैं, तैयारी करते हैं, एटलीस्ट जो सिलेबस में चीज़ें दे रखी है एक बार उन सबको देख मात्र लेते हैं, तो आप कंपटीशन में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं। रीज़न मैंने आपको बताया कि लोग उतना उत्साह के साथ, उतना जोश के साथ इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत कम लोग होंगे जो इतने उत्साह के साथ फाइट करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो भी सिलेबस दे रखा है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप इन न्यूनतम, जो मैं मिनिमम सोर्सेज बता रहा हूँ, कम से कम इन सोर्सेज के जरिए इन चीज़ों को ज़रूर कवर कीजिएगा। यकीन मानिएगा, एग्ज़ाम भले ही 3 चरणों में है, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एक ही चीज़ है जो प्रीलिम्स में भी काम आएगी, जो मेंस में भी काम आएगी। आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने सोचा है, फॉर्म भरा है, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन होगा। नेगेटिविटी के साथ उस चीज़ को करने का कोई औचित्य नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जो इसका पेपर 1 है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 30% इसके अंदर मार्क्स आपको लेके आने हैं, 100 में से 30 नंबर, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इतनी तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपने रीजनिंग तो कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होगी, तो आप रीजनिंग में नंबर ला सकते हैं। करंट अफेयर्स से आपको वाकिफ़ रहना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो अभी से आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करें। ये तो आपके एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए जो एक एस्पिरेंट है उसका। तो इंग्लिश लैंग्वेज और ये चीज़ें 30% लेके आना है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। फिर भी आप अगर चाहें तो आप इतना कर सकते हैं, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अगर आप वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको हज़ारों वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे इसके पास्ट क्वेश्चंस, IBPS के और इस तरह के जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग तरीके के, वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो आप सब पे 10-10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है,
उस तरह के टेस्ट देके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करें। जैसे एक दिन बैठ गए इंग्लिश को लेके, किसी दिन रीजनिंग को लेके, किसी दिन करंट अफेयर्स को लेके। जैसे बैंकर्स अड्डा और इस तरह की जो ये वेबसाइट्स हैं, जो बैंक और एसएससी के एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है, जिन पे खूब सारा कंटेंट जो है वो IBPS एग्जाम से रिलेटेड अवेलेबल रहता है। ठीक है, हम बात करेंगे मेनली अपना जो दूसरा पेपर है, पेपर 2, जो 100 मार्क्स का यहाँ भी है, जिसमें 40% आपको चाहिए। और क्योंकि इन दोनों में ओवरऑल 40% कट ऑफ आपको लानी है, भले उसमें इंडिविजुअली 30% ही चाहिए, मतलब इसमें आपको 50% लाने पड़ेंगे तभी आपका एवरेज 40 बैठेगा। तो इस पेपर की तैयारी कैसे करें, और यही पेपर है जो आगे जाके आपको फेज़ 2 के एग्ज़ाम के अंदर भी आपको यही मिलेगा, जनरल स्ट्रीम का ये पेपर। और इसके साथ जो है 100 मार्क्स का वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। हालांकि इसमें भी मैंने बताया था इसका वेटेज जो है सिर्फ 33% है, बाकी 66% मतलब 2/3 वेटेज जो है वो इसका रहने वाला है, जो पेपर 2 का है फेज़ 2 के अंदर, जिसकी मेरिट जो है वो काउंट होगी। ये फेज़ 2 एग्ज़ाम अपने आप में 85% वेटेज रखता है, 15% का इंटरव्यू होगा। उस 85 के अंदर 33% वेटेज इस इंग्लिश टेस्ट का, और 2/3 वेटेज जो है वो आपके सब्जेक्ट के ये सारे दे रखे हैं इनका। तो मैं उम्मीद करूँगा आप इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो समझ चुके होंगे। इंग्लिश आपको यहाँ भी देना है, प्लस इंग्लिश आपको फेज़ 1 के अंदर यहाँ भी काम आएगा। रीजनिंग आप कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस की बात रही तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें। और एक मुद्दा रहता है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो फाइनेंशियल सेक्टर को आप जानना शुरू करें कि उसमें किस तरह के रेगुलेटर्स होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे रेगुलेशन होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी आपके लिए। आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। अगर आप BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज़, जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पोर्टल है जिस पे सारे बुक्स और मटेरियल अवेलेबल, BOS पे जाके बोर्ड ऑफ स्टडी IAS इंटरमीडिएट CA इंटरमीडिएट में एक पेपर है जो फाइनेंशियल मार्केट और इसके ऊपर पूरा पेपर है। आप उसकी किताब के अंदर समरीज दे रखी होती है, उनको रेफ़र कर सकते हो अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। या आप फाइनेंशियल सेक्टर लिख के आगे ज्ञान कोर्स लिख देना, ज्ञान कोर्स, तो इग्नू से आपको अच्छा सा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप फाइनेंशियल सेक्टर का ओवरव्यू जो है वो समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से सेक्टर काम करता है। आते हैं अपने पेपर के ऊपर। पेपर 2 जो है, जो कॉमन सिलेबस है दोनों फेज़ के लिए, फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए मैंने बताया। फेज़ 1 के अंदर है ये 100 मार्क्स का है, फेज़ 2 के अंदर भी 100 मार्क्स का है, लेकिन फेज़ 2 में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। उसमें अब कौन कौन से सब्जेक्ट है देखिए। सबसे पहला कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें खास करके डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेवेन्यू रिकग्निशन, फिक्स्ड एसेट, फॉरेक्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, मैं आपको सोर्सेज ऐसी कोई एक कंप्लीट आप बुक लाने की बजाय मैं रिकमेंड करूँगा, आप जब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज के टाइम पे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं है तो भी मैं बताऊँगा, कोशिश करें कि एक किताब कोई ऐसी खरीदने की बजाय जब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट PDF को आप रेफ़र करें, वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो AS है, आप AS को देखें, AS देख लीजिए आप कौन कौन सा है। AS 10 है, AS 2 है, 9 है, 11 है, फिर 13 है। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो इंड AS जारी हुए हैं इसी मुद्दों पे, वो इंड AS भी, उनके नाम भी ज़रूर देखें। अब जो AS है उसको आपको सिर्फ उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थीम है, वो समझना है। जैसे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड्स, बेसिस कैसा रहता है इन्वेंट्री, तो कॉस्ट और NRP और वो कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन है तो सेल्स के केस में कब करते हैं, सर्विस में कब करते हैं, जो मूलभूत इसके कॉन्सेप्ट है। अगर उस पर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो क्या होती है, इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो इंटरमीडिएट लेवल का पेपर होता है उसके अंदर इंटरमीडिएट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ क्या है, आप गूगल पे जाके लिखोगे ना BOSICAI तो आपको पूरा खुल जाएगा। उसमें आपको फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और CA फाइनल लेवल का मिल जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल की किताबें आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके अंदर अकाउंटिंग में जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने आपको दूसरा सोर्स बताया, आप कोई भी टॉपिक का नाम लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन और आगे लिख दीजिए ई ज्ञान कोर्स, तो आपका इग्नू का जो मटेरियल है PDF छोटा सा आपके सामने आ जाएगा। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एंड रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा MCQs बनाए जा सकते हैं रेशियो एनालिसिस पर। नेक्स्ट, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक हैं, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, बोनस, राइट शेयर। तो इनके जो कंपनीज एक्ट के प्रावधान है वो भी आप पढ़ें। कंपनीज एक्ट में बोनस का कौन सा सेक्शन है, राइट शेयर्स का कौन सा सेक्शन है और इनकी अकाउंटिंग। फिर ESOP ऑप्शन और बायबैक, सिमिलरली इनका भी आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन और इनकी अकाउंटिंग। एंड शेड्यूल 3 जो कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 अच्छे से देखें, कैसे उसमें प्रेजेंटेशन होता है, कैसे करंट एसेट बनता है, कैसे नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल, जो उसकी छोटी छोटी टर्म्स है, शेड्यूल 3 को आप अच्छे से समझे। शेड्यूल 3 भी आपको BOS की साइट पे, पोर्टल पे मिल जाएगा। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, आप अगर कोई एक किताब लेके आओगे तो क्या होगा, किताब के अंदर उसको लिमिटेशन होती है, उनको 400 पेज में किताब कंपाइल करनी है, उसमें सारा कुछ डालना है, तो वो हो सकता है शेड्यूल 3 एक पेज में ही ख़त्म कर दे। अब उसमें जो मेन बात थी वो तो आप पढ़ ही नहीं पाए। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप डेली के टारगेट लेके कि भाई आज मैं बैठा सुबह तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2-3 घंटे के अंदर फटाफट सारे आपने देख लिए। ओके, सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लिया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब आप टारगेट लेके कि अभी बैठे घंटे पर तो चलो एक इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, तुरंत उसका PDF डाउनलोड किया, उसकी समरी डाउनलोड की और आपने उससे पढ़ लिया। ये तरीका सबसे बेस्ट है, बजाय कि आप किताबों के अंदर उसको सर्च करते रहें, थोड़ा बहुत जो मिला उसी से संतुष्ट हो जाएं। जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पूरा कंप्लीट पढ़ें। और ऐसा भी नहीं कि आप कैश फ्लो लेके बैठे हो पूरे 3 दिन तक उसके क्वेश्चंस मिला रहे हो, उतना डीप हमें नहीं जाना है। सिर्फ कैश फ्लो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, उनको जानना है क्या उसका रोल होता है, बस। फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे इससे अलग है और फंड फ्लो में क्या किस नेचर के ट्रांजेक्शन शो किए जाते हैं। मैनेजमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये जो सारे टॉपिक हैं, आप UGC नेट की अगर किताब आपने कभी प्रिपरेशन की है या किसी आपके मित्र के पास है तो KVS मदान की या अरिहंत की कोई किताब आती है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको लगभग मिल जाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि ये सारे थ्योरी पोर्शन है। तो आप ज़्यादा डिटेल में उम्मीद ना करें इसको पढ़ने और समझने की, जितना कंप्रेस्ड छोटे छोटे शब्दों को समझें बस उतना सफिशिएंट है। जैसे मैनेजमेंट, उसका प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये अपने आप में किताबें हैं पूरी, समझ रहे हो आप बात। अगर इसके समुद्र में डूब गए आप तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे आप तैर के। कम्युनिकेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको तो आप ई-ज्ञान कोर्स पे आप इसका छोटा सा PDF डाउनलोड करके पूरा देख लीजिए। कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या होते हैं, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किस तरह के कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, इन सब को। और ये पूरा पोर्शन आप अगर UGC नेट अगर आपने किया है, तैयारी की है, किसी की बुक अवेलेबल है तो वहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सब कंप्रेस्ड वर्जन में छोटे छोटे उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है तो आप 11th-12th की किताबों से भी इसको रेफ़र कर सकते हो, NCERT, या फिर भी नहीं मिले तो गूगल पे सिंपल लिखना टॉपिक का नाम मैनेजमेंट, प्रोसेस प्लानिंग, समरी, मिल जाएगा आपको। आप कहोगे सर ये तो क्या बता रहे हो आप, किताबें तो बता नहीं रहे हो। तो देखिए, किताब मैंने आपको कमजोरी बताई किताब की, कोई भी ऑथर इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली किताब लिख नहीं रहा है,
तो अगर आप खरीदने जाओगे तो मैनेजमेंट की अलग खरीदोगे, अकाउंटिंग की, HRM की, मार्केटिंग की, कितनी किताबें लेके आ जाओगे, समझ रहे हो? उतनी किताबें लाके वैसे ही आपको फेल हो जाना है डर देख के। नेक्स्ट फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ऊपर। अभी आपको पढ़ना है तो एक तो इंटरमीडिएट लेवल पे, नहीं तो आप ई ज्ञान कोर्स पे इसके बारे में रोल और इसके फंक्शन और रेगुलेटरी बॉडी, इसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी जो है, जो एग्जाम आपके लिए करवा रही है, उस सेबी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फाइनेंशियल मार्केट का भी नॉलेज आपको इसी में हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो मार्केट होते हैं, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, ठीक है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक है जनरल, डेरिवेटिव्स, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट, सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक PPP मॉडल जो है वो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, GST, फाइनेंस कमीशन, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। और इसके लिए मैं आपको सोर्स बताऊं, बेस्ट सोर्स है NCERT। FRBM एक्ट का मिल जाएगा आपको, फिजिकल पॉलिसी मिल जाएगी, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में मिल जाएगा, GST के बारे में मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, ओके। सिमिलरली इन्फ्लेशन पे भी आपको इस पे NCERT के अंदर पूरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेंड कैसे होता है, WPI क्या होता है, CPI, इसका बेस ईयर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। बताओ CPI का बेस ईयर क्या है, WPI का बेस ईयर क्या है, कहाँ से जारी किए जाते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये क्या होते हैं, कितनी कमोडिटीज़ को बेस लिया जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये टॉपिक जो फाइनेंस वाला है ना, ये ऐसा है, इसमें आप 90% तक की एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बार समझने की ज़रूरत है इन टॉपिक्स को, 90% एक्यूरेसी। समझ रहे हो आप बातों को? इतने मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं वो, कि आपने जस्ट एक बार इनको अगर गो थ्रू कर रखा है तो आप इजीली उनको जवाब दे पाओगे। भाई फ्यूचर्स क्या होता है समझ लिया, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, स्वैप क्या होते हैं, तो उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कोई प्रैक्टिकल करवाएगा नहीं, उसका बेसिक पूछा जाएगा, जो हम सवाल का उसका आंसर दे सकते हैं। कॉस्टिंग के लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कॉस्टिंग आप पढ़ते आए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की बुक है उससे पढ़ सकते हैं, या किसी भी अदर सोर्स से जिसमें आपने पहले पढ़ चुके हैं तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। नहीं तो फिर से मैं रिकमेंड करूँगा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे जाइएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर के एंड में उसकी समरी दे रखी होती है एक पेज में, वो समरी ज़रूर पढ़ें। जैसे अगर आप सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग पूरा पढ़ोगे तो 50 पेज की है, उसकी समरी पढ़नी है, जॉब कॉस्टिंग की समरी पढ़नी है, बैच कॉस्टिंग की समरी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग समरी। एंड एक क्वेश्चन तो आप यही मान के चलिए कि इस इंडस्ट्री पे कौन सी कॉस्टिंग का मेथड लगेगा, जैसे दे दी पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जो भी फार्मास्यूटिकल, कौन सा मेथड किस में लगेगा। तो आप सबकी जो समरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यूनिट कॉस्टिंग इस तरह के इंडस्ट्रीज में लगता है, बैच कॉस्टिंग इसमें लगता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इसमें लगता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इसमें लगता है, ओके। फिर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इसमें आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी, ये तीनों तो आप जानते ही हो, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी, ये तीन सिस्टम बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम में आते हैं। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ये भी आपको इसी के अंदर पता चल जाएगा, दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। एंड ये जो मॉडर्न सिस्टम दे रखे हैं ए से लेके एच तक, इनको आप बाय नेम गूगल पे सर्च करें, इनका जो एक पैराग्राफ आएगा कि ये क्या होता है, कहाँ इन्वेंट हुआ, बस इतना ज़रूरी है। व्हाट एंड वेयर एंड हु, क्या है, कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया, ठीक है। जस्ट इन टाइम, और ये कहीं जापान में शुरू रखा है, किसी कंपनी ने कभी शुरू किया है, ठीक है, टोयोटा ने किया, उसने किया। तो बस ये 3 सवाल ही आपको सर्च करने और इनके आगे लिख देना कि भाई ये जस्ट इन टाइम क्या होता है,
तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट 2 लाइन में, या प्रोसेस बना के किसने शुरुआत की और कब शुरुआत की। ओके, फिक्स क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ इसके प्रैक्टिकल्स अभी है नहीं, सिर्फ इसकी थ्योरी ही हमारे लिए रेलेवेंट है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के लिए आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे पास भी अवेलेबल है, इसकी समरी पीडीएफ। तो ये जो इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं इनकी आपको समरी देखनी है। पहले तो आप चैप्टर का नाम देखिए, उसमें कौन कौन से सेक्शन है, किसकी बात कर रहे हैं, जैसे जनरल मीटिंग हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम, फिर उसमें किस तरह के प्रोविजंस है उनकी आपको समरी। भले आप सेक्शन के नाम देख लो, अगर सिर्फ नंबर तो सारे याद करना अभी संभव नहीं है, अगर जिसको याद है वो याद है, अदरवाइज सेक्शन के आप नेम देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ज़्यादातर चीज़ें। एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए डिमांड सप्लाई, मैं पहले तो आपको अगर बोलूँगा, अगर आपके पास यूजीसी नेट की है किताब तो वो बेस्ट है, नहीं है तो बाय नेम टॉपिक को पढ़िएगा। बाय नेम का मतलब डिमांड एंड सप्लाई लिखना, डिमांड एंड सप्लाई समरी पीडीएफ ई ज्ञान कोश से आपको मिल जाएगी। नेशनल इनकम समरी एनसीईआरटी की मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट और ये इसके सिस्टम है नेशनल इनकम के, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट समरी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, फॉरेक्स मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एंड एनबीएफसी, ये सारे बाय नेम। मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर ये सारे सब किसी ने पब्लिश की हो, और जो करेगा वो इनको बहुत ज़्यादा, इनका जो मतलब है वही ख़त्म कर देगा। इसीलिए जितना पढ़ें, परफेक्ट पढ़ें, बेस्ट पढ़ें। अगर आपको लगता है कोई, मान लो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ नहीं आ रहा है, मान लो आपने कभी लाइफ में डिमांड सप्लाई पढ़ा ही नहीं और आपने इसके छोटे समरी देखने की कोशिश की, नहीं आया समझ में, छोड़ दीजिए। मान के चलिए उस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, एक आएगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आप पूरा दिन लगा दो, समझ रहे हो, आपको टाइम के साथ उसको मैनेज करना है, मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें इसे अचीव करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन में अगर 2 टॉपिक सेलेक्ट करें, चाहे आप जॉब के साथ हो या पढ़ने के साथ में, कैसे भी इसको मैनेज किया जा सकता है अगर आपको करना है। पहली बात तो मैंने यही बोली ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। पॉजिटिव चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कंपटीशन आपको नहीं देखने को मिलेगा उतना जितना बाकी एग्जाम्स के लिए टूट पड़ते हैं। रीज़न, आधा जो है वो प्रीलिम्स में है, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसी में बाहर हो जाएगा, जो बिना तैयारी के लोग हैं। पीछे जो लोग बचेंगे, पेपर दोनों में सिलेबस सेम है, तो आप अभी से इसको अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। जब इसका जो फेज़ 1 का पेपर होगा तो आप थोड़ी बहुत जो तैयारी करोगे उससे उसको क्वालिफाई तो कर ही लोगे, ठीक है। और उसके बाद फेज़ 2 में भी तो सेम ही चीज़ आपको मिलेगी, यही सिलेबस है। तो तब जो ये पीडीएफ जो आपने सारी इकट्ठा की है ये वापस काम आएगी। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, एक पीडीएफ जो पढ़ी 5 मिनट लगते हैं उसकी समरी एक पेपर पे लिख दीजिए या उसमें हाईलाइट कर दीजिए, ताकि दोबारा आपको पूरी पीडीएफ गो थ्रू नहीं करना पड़े, गूगल पे वापस सर्च नहीं करना पड़े। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने अगर उसकी पीडीएफ डाउनलोड की या गूगल पे उसको पढ़ा, तो उसकी जो समरी है वो एक चार्ट टाइप बना के देख लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये होता है, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन आते हैं, कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन आते हैं। काफ़ी सारी पीडीएफ इनमें से मेरे पास भी अवेलेबल है। आप oneexam.in पर जाएं, ये ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल, प्ले स्टोर पे इस ऐप पे जाएं और इसमें एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा। तो उसमें आपको कंपनीज एक्ट के, इकोनॉमिक्स के, मेनली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, बजटरी, फिस्कल मैनेजमेंट, ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। इसकी सबकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी और भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। बाकी इस पर आपको बेहतरीन और नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।